ने प्रिंट लगाना, एंड लगाना, ये सीख लिया था। अब आगे जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो हमें कुछ और टर्म्स हैं जो पहले सीखने होंगे आगे में। उसके बाद हम खुद से कोड बना पाएंगे। तो हम इन्हें बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल्स। तो किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं रादर देन उसको टाइप करना, तो हमें लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी नॉलेज पहले होनी चाहिए। तब हम उस प्रोग्राम को खुद बना पाते हैं। तो क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं पाइथन में, पहले मैं सबको लिख देता हूँ, फिर उनको वन बाई वन प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है। तो एक होता है हमारा करेक्टर सेट, एक टर्म आता है हमारा कीवर्ड, फिर हमारा आता है यहाँ पर कमेंट, लिटरल, वेरिएबल, टाइप कन्वर्जन, यूजर इनपुट, कंडीशन, लूप, और फिर ये आपके कंटेंट। तो these are the some fundamental concepts that we must know before moving ahead, है ना। तो अगर हम इन सबको अच्छे से जानते हैं तो फिर ये बात कैसे पता चलती है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कोई भी टर्म जब आप लिखा देखें, क्या आपका ब्रेन उस टर्म की इमेज बना पा रहा है? अगर वो इमेज बना पा रहा है तो आप उसको जानते हैं। जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन, तो आपके ब्रेन में इमेज बन गई। मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, आपके ब्रेन में इमेज बन गई। अब मैंने बोला वेरिएबल, अभी नहीं बनी। इनमें जितने भी मैंने लिखे हैं अगर मैं बोलता हूँ तो आपका ब्रेन अगर उसकी इमेज बना पा रहा है तब तो आप उसे जानते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं जानते। ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आप से पूछने का कि कोई चीज हमें आती है या नहीं आती। इमेजिनेशन आपका ब्रेन कर पा रहा है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। ठीक है। आप सोच कर देखो, नर्सरी से लेके आज तक आपने जितनी बातें पढ़ी हैं अपनी स्टडी में, उनमें से जिन जिन की इमेजेस हैं उन्हीं को आप रिकॉल कर पाओगे। और उसका जरिया भी यही होगा, आप इमेज करोगे उनकी, इमेजिनेशन करोगे उनकी। जिसको आपने सिर्फ शब्दों में पढ़ लिया है वो आपको याद ही नहीं होगा, आप उसे रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज को रिकॉल करते हैं तो ब्रेन में क्या चलती है? इमेज, शब्द नहीं चलते, है ना। तो ब्रेन को शब्द समझ में नहीं आते, इमेज समझ में आती है। अब एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है। करेक्टर सेट में सबसे पहले शब्द आता है करेक्टर। करेक्टर किसे कहते हैं? हम एक करेक्टर की बात कर रहे हैं, सिंगल सिंगल करेक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो, अच्छा इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ तो शायद हम जल्दी समझ पाएंगे। अगर हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को समझें, जैसे आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आप एक शब्द यूज करते हैं, रैम कितनी जीबी है? 4 GB रैम है। रोम कितना है आपका? 128 GB है। तो इसी से शुरू करते हैं। जीबी एक यूनिट है मेमोरी की, जो आपको ये बताती है कि कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगा। तो इस यूनिट के साथ हर कोई आज की डेट में फैमिलियर है, क्योंकि स्मार्टफोन के साथ सब डील करते ही हैं, तो सबको पता ही है सब क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा इससे बड़ी और इससे छोटी यूनिट भी होती होंगी। तो इससे बड़ी यूनिट टीबी होती होगी,
टेराबाइट, उससे बड़ी भी होती होगी और भी होती होंगी, है ना। हम जीबी से अगर छोटी यूनिट की तरफ चलें तो एमबी होती है भाई। कुछ साल पहले हमारी जो रैम होती थी वो एमबी में ही तो होती थी, वो तो जीबी में तभी आई है जब से स्मार्टफोन आने शुरू हुए अच्छे वाले। अब एमबी से पहले और चले जाएं तो हमारे पास मेमोरी की यूनिट होती है केबी, किलोबाइट। अब केबी से पहले अगर हम जाएं तो बाइट, और अगर बाइट से पहले जाएं तो बिट, से पहले जाएं तो इससे पहले कुछ नहीं होता, शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपके पास कोई भी चीज कंप्यूटर में है तो एटलीस्ट एक बिट तो होगी होगी, नहीं तो वो फिर है ही नहीं, है ना। तो शुरुआत होती है बिट से। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बिट क्या है, कोई आपसे पूछे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज नोन एज बिट। आसान है इसको समझना। उसी तरह से जब हम कोई अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो अभी हमने मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझा है। अब हम एक प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में सेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर आपने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, उस प्रिंट स्टेटमेंट में कोट्स लगाए, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कुछ लिखा यहाँ पर, फिर आप और आगे आ गए, तो इस तरह से एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोग्राम में क्या था तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट थे एक प्रोग्राम के अंदर, तो एक प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब इस तरह से आ जाइए, कर गया चलिए। तो इस तरह से अगर मेरे पास कई सारे प्रोग्राम होते हैं तो उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो कोई आपसे बोले सॉफ्टवेयर क्या है तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट किससे मिलकर बना, हमने कहा पी लिखा है, हमने आर लिखा है, आई लिखा है, तो ये वर्ड है। हमने कहा चलो वर्ड। अब ये भी एक वर्ड है जो आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखा है, कोट्स में लिखा है, हमने कहा चलो मान लो ये भी एक वर्ड है। तो अब इसको हम फर्दर अगर पूछे कि वर्ड, वर्ड क्या होता है, आपने बोला स्टेटमेंट में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात। अब कोई भी वर्ड, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ करेक्टर। तो P एक करेक्टर हो गया, R एक करेक्टर हो गया, I एक करेक्टर हो गया, N T ओपन पैरेंथेसिस ये भी एक करेक्टर है। इसी तरह से ये डबल कोट ये भी एक करेक्टर है। आपने इसमें लिखा हेलो, H भी एक करेक्टर है, E भी एक करेक्टर है। फिर ये स्ट्रिंग क्लोज हुई ये भी एक करेक्टर है, पैरेंथेसिस क्लोज हुआ ये भी करेक्टर है, सेमीकोलन मान लीजिए लगा हुआ है तो ये भी एक करेक्टर है। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं एक स्टेटमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है वो क्या है, करेक्टर का हमारा कलेक्शन होता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि एक करेक्टर क्या होता है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, किसका कलेक्शन है, पी किससे मिलकर बना, ये ओपन पैरेंथेसिस कैसे बनी, या ये जो कोट आया ये कैसे आया, हमने कहा इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम नॉट मेमोरी इज नोन एज करेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है करेक्टर क्या है तो अब आपके ब्रेन में क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। दैट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट आपके ब्रेन के अंदर आ जाना चाहिए, लाइक प्रिंट डबल कोट में हेलो लिखा हुआ है। तो अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि करेक्टर का मतलब अल्फाबेट होता है, क्योंकि फिर वो कोट भी तो होता है, पैरेंथेसिस भी तो ओपन हो रही है, सेमीकोलन भी तो लग रहा है, सबको हम क्या बोल रहे हैं, करेक्टर बोल रहे हैं। इंडिविजुअली जो भी आप प्रोग्राम में टाइप करते हैं उसे करेक्टर कहते हैं। अब वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, वो स्पेस भी हो सकता है, टैब स्पेस भी हो सकता है। हर वो चीज जो टाइप होती है इंडिविजुअली कीबोर्ड से उसे हम क्या बोलते हैं, करेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि करेक्टर क्या होता है तो हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम
इज नोन एज करेक्टर। अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, एक ही बात है। बहुत से ऑथर कौन होते हैं? वो लोग जो बुक्स लिखते हैं। बहुत से ऑथर ने करेक्टर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। सही है, गलत नहीं है वो। जिसको आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो करेक्टर है। स्मॉलेस्ट यूनिट, तो बात तो एक ही है, साइंस एक ही है। स्मॉलेस्ट, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम या अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। अब क्वेश्चन आता है सेट। सेट मतलब क्या होता है? संगठन या ग्रुप, है ना। तो पाइथन की कोडिंग करते समय आप किन किन करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? पाइथन का करेक्टर सेट कहलाएगा। पाइथन का प्रोग्राम आउटपुट में जब कुछ दिखाता है तो किन करेक्टर्स का यूज करके आउटपुट को दिखाया जा सकता है, क्या कहलाएगा? पाइथन का करेक्टर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो करेक्टर सेट क्या डिफाइन करता है प्रोग्रामर के लिए कि आप किन करेक्टर्स का यूज करके प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, वो पाइथन के करेक्टर सेट होंगे। या आप आउटपुट में यूजर को जो भी दिखाना चाहते हैं, किन करेक्टर्स को आप आउटपुट में दिखा सकते हैं, वो हमारी पाइथन लैंग्वेज का क्या कहलाएगा? करेक्टर सेट कहलाएगा। अब ये जो करेक्टर सेट होते हैं, ये करेक्टर सेट हमारा अलग तरीके से बनाए गए हैं और लैंग्वेज ने फिर उनको अडॉप्ट किया हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं 4 लैंग्वेज का नाम लूं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो इन्होंने अपने अपने करेक्टर सेट नहीं बनाए हैं। करेक्टर सेट पहले से बने हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, इन्होंने उन्हीं में से किसी को अपने अंदर अडॉप्ट किया हो। तो पहले से कंप्यूटर साइंस में 4-5 करेक्टर सेट बनाए जा चुके हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाला उन्हीं में से किसी एक को पिक कर लेता है। अगर हम और आप लोग मिलकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने जाते हैं तो हम लोग अपना नया करेक्टर सेट नहीं बनाते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं में से किसी एक को पिक कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया, अब हमारे लैंग्वेज में ये करेक्टर चलेंगे। तो वो कौन कौन से करेक्टर सेट हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो लैंग्वेजेस यूज करती हैं? तो उसमें सबसे पहला करेक्टर सेट है, वो आता है हमारा एस्काई करेक्टर सेट। तो एस्काई करेक्टर सेट जो सबसे पहले हमारा बना था, ये अमेरिकन, इसके नाम की फुल फॉर्म में ए का मतलब अमेरिकन होता है, मतलब ये अमेरिका में डेवलप हुआ था। तो उन लोगों ने इसके अंदर 128 करेक्टर्स को शामिल किया। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्काई करेक्टर सेट को अडॉप्ट करती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर 128 करेक्टर्स का यूज करते हुए प्रोग्राम को लिख सकता है, या आउटपुट में इतने ही करेक्टर्स का यूज करके कुछ दिखा सकता है। अब वो 128 करेक्टर्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट भी अमेरिका के अंदर बना है, तो इंग्लिश के अल्फाबेट तो इंक्लूड होंगे। अल्फाबेट ए टू जेड लोअर केस वाले 26 हो गए, ए टू जेड अपर केस वाले 26, ये हो गए 52 हो गए। इंग्लिश की डिजिट, इंग्लिश की डिजिट क्यों सर, डिजिट और भी होती हैं क्या? हमने कहा आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में लिखते हैं, तो सर इसको हम रोमन में लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये रोमन डिजिट हो गई। 5, तो सर हिंदी में भी तो आता है 5 ऐसे करके, है ना। ये 5, ये 3, ये हिंदी के नहीं है, ये 8 हो गया आपका, ये 9 हो गया। तो ऐसा ही करेक्टर सेट बनाते समय सिर्फ इसको जगह मिली, बाकी की जो डिजिट होती होंगी अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग उनको कोई जगह नहीं दी गई। ठीक है, तो ऐसा ही करेक्टर सेट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर फॉलो करती है तो 128 करेक्टर का यूज वो कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा करेक्टर सेट बना जिसका नाम रखा लैटिन करेक्टर सेट। ये एस्काई करेक्टर सेट का एक्सटेंडेड वर्जन था। इसमें 256 करेक्टर्स को हमारा जगह मिली। अब जो नए 128 आए उसमें कुछ नए सिंबल्स को ऐड कर लिया गया। ठीक है, बट अभी भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जितने करेक्टर्स यूज होते हैं हमारी लैंग्वेजेस में, या जितने सिंबल्स यूज होते हैं, सबको अभी भी प्रोग्राम में जगह अवेलेबल नहीं है। फिर क्या हुआ, कुछ कंट्रीज ने अपने लिए करेक्टर सेट बना लिया, जैसे अमेरिका वालों ने अपना बना लिया ऐसा ही
सब लोगों ने अपना अपना बनाना शुरू कर दिया, जो कि सही तरीका नहीं था कंप्यूटर के साथ काम करने का। तो क्या हुआ, एक ज्वाइंट एफर्ट किया गया और एक ऐसा करेक्टर सेट बनाया गया जिसमें ऑलमोस्ट कंट्रीज के यूज में होने वाले करेक्टर्स को शामिल कर लिया गया, और उस करेक्टर सेट का नाम पड़ा हमारा यूनिकोड करेक्टर। यूनिकोड करेक्टर, यूनी वाला यूनिवर्सल हो गया। अब इसको यूनिवर्सल भी पढ़ते हैं, इसको यूनिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है यूनिवर्स के अंदर जितने भी करेक्टर्स पॉसिबल हैं सबको हम यूनिकली अपने कंप्यूटर में दिखा सकते हैं। इसका नाम पड़ा यूनिकोड, यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम। जब ये बनाया गया तो इसमें 65,536 करेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। तो अब इन 65,500 में इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, तमिल के, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, ऑलमोस्ट कंट्रीज में यूज होने वाले सिंबल्स, करेक्टर्स, इन सबको इसमें जगह दे दी गई, ठीक है। तो अब अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो क्रिएटर हैं उनको डिसीजन लेना है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा करेक्टर सेट यूज करेंगे। तो जब यूनिकोड करेक्टर सेट बन गया तब से लेकर अब तक जितनी लैंग्वेज बनी होंगी, क्वाइट ऑब्वियस है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर यूनिकोड को ही सपोर्ट हमारा करेगी। तो ये मिड 70s में यूनिकोड का कॉन्सेप्ट आ गया था ना, 77 78 के आसपास यूनिकोड के कॉन्सेप्ट को बना दिया गया था। जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही थी 1972 में, उस समय अवेलेबल नहीं, तो सीधी सी बात है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको अडॉप्ट करा ही नहीं होगा, था ही नहीं उस समय, है ना। तो उस समय ऐसा ही करेक्टर सेट अवेलेबल था, ऐसा ही करेक्टर सेट पर सी हमारा चलती है। अब समय के साथ चीजें बढ़ती हैं, जैसे आज आप इमोजीज देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर नए वर्जन में नए नए इमोजीज आ जाते हैं, ठीक है। जब पहली बार इमोजी का कॉन्सेप्ट आया होगा तो नंबर ऑफ इमोजीज लिमिटेड थे, आज उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है हमारी। अब जो इमोजीज होते हैं वो देखने में हमें कोई इमेज लगते हैं, बट वास्तव में वो भी करेक्टर होते हैं, वो इमेजेस नहीं होते। तो अब जब ये यूनिकोड बना था तो उस समय तो इमोजीज होते ही नहीं थे, ये तो अभी स्मार्टफोन जब से आए हैं तब से आने शुरू हो गए हैं, जब से वेबसाइट बननी शुरू हुई है तब से आने शुरू हुए हैं। तो अब यूनिकोड के आगे क्या कोई नया कोडिंग सिस्टम आया, करेक्टर सेट आया? आंसर इज नो। क्या करा, यूनिकोड करेक्टर सेट को ही कई बार इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। अब यूनिकोड करेक्टर सेट जो पहली बार बना था इन्होंने इसको क्या बोल दिया, वर्जन 1, इसका हो गया वर्जन 1। अब कुछ नया करना है तो वर्जन 2, ऐसे करते करते समय के साथ साथ यूनिकोड के वर्जन रिलीज होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारा करेंसी सिंबल पहले शायद ये था, अब ये हो गया। अब पहले जो यूनिकोड बना होगा वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता होगा, था ही नहीं, अब जो बना है वो इसको सपोर्ट करता होगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सिंबल हैं जो आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ऐसे बहुत से इमोजीज हैं जो हमारे आ रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो यूनिकोड का वर्जन अपडेट होता रहता है, और आई गेस अभी जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट वो हमारा वर्जन 15 आ चुका है, यूनिकोड का वर्जन 15। अराउंड 1.5 लाख करेक्टर्स हमारा इसके अंदर है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह रहा, अराउंड 1.5 लाख करेक्टर है, 1-2 हज़ार कम ज्यादा होंगे, 100-200 कम ज्यादा होंगे, वो नहीं कह सकते। तो अराउंड 1.5 लाख करेक्टर्स आज हमारे यूनिकोड जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 15 इसके अंदर। एग्जैक्ट अगर कोई पूछना चाहता है तो आप गूगल पे जाके इस बात को सर्च कर सकते हैं, यूनिकोड 15, ये 1,49,186। एग्जैक्ट गिनती से कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं हुआ, नॉलेज कोई कम ज्यादा नहीं हो गई हमारी, है ना। एक ही बात है, 1.5 लाख अराउंड बोला आपने, 1,49,186 मिल गए, ठीक है ना। तो ये तो एक रटने वाली, याद करने वाली बात हो गई, बराबर। तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
जब पहली बार रिलीज हुई थी 1991 में, उस समय पाइथन भी एस्काई करेक्टर सेट के साथ ही रिलीज हुई थी। ठीक है, बट पाइथन का 3.0 जो वर्जन आया था, जैसे अभी हम 3.11 पे चल रहे हैं पाइथन के, तो पाइथन का 3.0 सबसे पहला वर्जन था जिसने यूनिकोड को ऐड किया था। तो पाइथन के अंदर करेक्टर सेट यूनिकोड वाला चल रहा है कब से, 3.0। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर हम एक नोट बनाकर लिख सकते हैं। यूनिकोड सपोर्ट वाज एडेड फ्रॉम पाइथन 3.0 पर। तो पाइथन में, पाइथन की बिगिनिंग से हमारा यूनिकोड का कॉन्सेप्ट नहीं था, पाइथन में 3.0 वर्जन से ये हमारा आया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि यूनिकोड का कौन सा वर्जन। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि पाइथन का अभी हम 3.11 वर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस समय तक यूनिकोड का जो भी लेटेस्ट वर्जन आया होगा उसी के साथ पाइथन 3.11 को रिलीज किया गया होगा। ठीक है, तो गूगल पे अगर जाकर सर्च करेंगे अगर आप, तो यूनिकोड का जो वर्जन 15 आया है, ये अभी शायद अक्टूबर नवंबर में आया है लास्ट ईयर, यानी कि 2-3 महीने पहले ही आया है। तो अगर पाइथन का 3.11 वर्जन 2-3 महीने में ही रिलीज हुआ है, तो चांसेस हैं कि पाइथन के वर्जन में वर्जन 15 ही होगा यूनिकोड का। और पाइथन का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो उससे पहले ही आ गया था, तो सीरीज आ गई। तो इस तरह से हम इस बात में इंटरेस्टेड अब नहीं होंगे कि पाइथन के इस वर्जन में यूनिक कोड का कौन सा वर्जन है। अंडरस्टूड है, जो लेटेस्ट होगा वो हमारा चल रहा है। अब सर ये बताइए कि ऐसा करके फायदा क्या हुआ, अगर पाइथन ने या किसी भी लैंग्वेज ने यूनिकोड करेक्टर सेट को सपोर्ट किया है, तो उससे किसको फायदा हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते समय इन करेक्टर्स का यूज कर सकता है। तो आज पाइथन अगर यूनिकोड का यूज कर रही है, तो हमारे कीबोर्ड में क्या 1.5 लाख कीज हैं जो हम टाइप कर सकते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। हमारी कीज तो गिनी चुनी 100, 200, 250, 300 कीज होंगी बस हमारे पास। तो ऐसा कीबोर्ड बना पाना पॉसिबल है जिसमें 1.5 लाख करेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया जाए। चलो एक की पर 2 काम करवा लोगे, एक शिफ्ट के साथ एक बिना शिफ्ट के साथ, तो फिर भी आपको 75,000 कीज वाला कीबोर्ड तो चाहिए होगा। कहाँ से लाओगे इतनी कीज कीबोर्ड में। तो सर ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर हमने कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आप अपने कीबोर्ड में किन कीज को रखेंगे जो आप डेली कोडिंग में यूज करेंगे, डेली कंप्यूटर चलाने में आप जिन कीज का यूज करते हैं, ऐसा कीबोर्ड आप लेकर आओ। अगर आप कहते हो नहीं मैं तो हिंदी में ही टाइप करूंगा, तो कीबोर्ड हिंदी वाले लगाते हैं जिनमें हिंदी की कीज होती है सीधी सीधी। तो जिस कंट्री में जाओगे हो सकता है उस कंट्री के हिसाब से कीबोर्ड डिजाइन किए जाते हो। आंसर इज ऐसा ही होता है हमारा। ठीक है, चलिए। अब अगर हम आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फायदा हुआ। आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा चलो एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली पोर्टल है दोनों। ये दोनों ये चाहते होंगे कि हम अगर इंडिया में आए हैं तो इंडिया के आखिरी इंसान से भी बिजनेस करें, वो भी हमें ऑर्डर करे, तभी ये इनका फायदा होगा बहुत ज़्यादा। अब इनके सामने चैलेंज क्या रहा होगा कि इन्होंने अपनी मोबाइल ऐप या इन्होंने अपनी वेबसाइट जब बनाई है, तो उसमें जब यूज़र आएगा और उसको देखेगा, तो पहले वो समझ में आना चाहिए यूज़र के कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, तभी तो वो ऑर्डर करेगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो क्या हर इंसान को इंग्लिश में लिखा इंटरफेस समझ में आएगा। अगर आप आखिरी इंसान से भी बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के, तो शायद नहीं। तो अब आप तो फिर बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो अमेजन फ्लिपकार्ट वाले के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोग्राम करा देते हैं और हर इंसान को इंग्लिश सिखा देते हैं। दूसरा क्या है, अपने आप को हिंदी सिखा लो। तो दूसरे को आप कैसे बदल सकते हो, अपने आप को तो बदल सकते हो, दूसरे को थोड़ी बदल पाएंगे आप, है ना। और सोचो, अगर आप
अपने आप को हिंदी सिखा लोगे तो आपका फायदा यह होगा कि हर कोई आपको ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि पहले उसे समझ में तो आएगा कि आप क्या ना क्या चाह रहे हैं, कोई चीज कितने की है। तो अब क्या करा अमेजन फ्लिपकार्ट ने, अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस हिंदी में ट्रांसलेट करा लिया, जिससे ऑब्वियसली उनको फायदा बहुत हुआ होगा। अभी जो ऑर्डर आ रहे हैं मेट्रो सिटीज से आ रहे हैं, अब हर जगह से आने शुरू हो गए होंगे उनके ऑर्डर। ऐसा हो रहा है, आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा। ठीक है। अब समस्या ये है कि यही अमेजन फ्लिपकार्ट दूसरी कंट्री में जब जाएंगे तो वो इंग्लिश और हिंदी में इंटरफेस क्यों दिखाएंगे? वहां पर जो लोग रहते होंगे उनके जो लोकल करेक्टर्स हैं वो इंटरफेस को उनमें देखना चाहेंगे। तो अब अमेजन फ्लिपकार्ट वाले ऐसा कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा वो कर कैसे पाते हैं। उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उनकी जो वेबसाइट है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाई गई होगी। हम ये नहीं कह रहे पाइथन में बनाई गई होगी, पाइथन जैसे ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाई गई होगी हमारे। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्टर सेट कौन सा रहा होगा? यूनिकोड रहा होगा, तभी ऐसा हो पाया होगा, नहीं तो नहीं हो पाया होगा। तो यूनिकोड का फायदा यही है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर यूनिकोड की सपोर्ट आ जाती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड आप यूज करा सकते हैं, और उसका इंटरफेस लोकल करेक्टर में इजीली ट्रांसलेट आप करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज यही चाहेगी, क्योंकि आज इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, कोई चीज कहीं से दूर नहीं है। तो इस तरह से यूनिकोड सपोर्ट करने वाली लैंग्वेजेस अगर हम देखें तो आज मार्केट में लगभग सारी ही हैं। पहले जो बन गई होंगी शायद वो नहीं होंगी, और उन्होंने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया होगा। ठीक। अब सर प्रोग्राम में इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में तो आज भी हिंदी के करेक्टर नहीं है, उर्दू के, संस्कृत के, फ्रेंच के, जर्मन की कीज तो है ही नहीं। मान लीजिए मुझे आउटपुट को फ्रेंच में दिखाना है, जर्मन में दिखाना है, संस्कृत में दिखाना है, हिंदी में दिखाना है, रोमन में दिखाना है। फिजिक्स के नोटेशन रहते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा पाई साई, इनकी तो की नहीं होती हमारे पास। अगर मुझे अपने प्रोग्राम के आउटपुट में थीटा प्रिंट करा के दिखाना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो यूनिकोड के अंदर सब कॉन्सेप्ट हैं, यूनिकोड में थीटा ईटा बीटा गामा अल्फा सब है, रोमन डिजिट सारी हैं। लेकिन हमें तरीका सीखना होगा, अगर कीबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कैसे फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करा, यूनिकोड का एक स्पेशल कोडिंग सिस्टम बनाया गया, और वो आप स्ट्रिंग में लिखेंगे। क्या होता है वो यूनिकोड का स्पेशल सिस्टम, उसको प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है rapidtables.com। तो आप रैपिड टेबल्स स्पेस यूनिकोड लिखकर सर्च करिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको यूनिकोड के बारे में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। तो यूनिकोड करेक्टर टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट बड़ी आसानी से यूनिकोड के अंदर आने वाले करेक्टर्स को बताती है। तो अब जैसे हम देखें यहाँ पर कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का भी यूनिकोड होता होगा, तो कैपिटल ए को सेलेक्ट करा और उसका यूनिकोड आ गया, तो यह है इसका यूनिकोड। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिकोड का बैकस्लैश वाला नोटेशन यूज होता है, पाइथन उनमें से एक है। हमने देखा था पाइथन की स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश एन न्यू लाइन, बैकस्लैश टी टैब स्पेस, इसी तरह से बैकस्लैश यू यूनिकोड। तो अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी यूनिकोड करेक्टर को यूज करना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश यू का यूज करके स्ट्रिंग के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा चलो देखते हैं। तो अभी मैंने इसको कॉपी करा और ये कैपिटल ए का यूनिकोड करेक्टर है। अब मैं इसको प्रोग्राम में लाता हूं और प्रिंट के अंदर एज ए स्ट्रिंग मैंने इसको लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूं। आउटपुट आ गया कैपिटल ए। सर इस काम को तो हम ऐसे ही ला सकते थे, हमने कहा बिल्कुल। जिस की को आपका कीबोर्ड सपोर्ट कर रहा है आप उसका यूनिकोड करेक्टर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको आसान तरीका पता है। लेकिन सर वो कीज
जो कीबोर्ड में नहीं है उनके, हमने कहा उनका तरीका यही होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन बीटा थीटा पाई टाउ ये सब है। अब मान लो किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लो समेशन पकड़ लिया, समेशन के सिंबल को प्रिंट करना है, इसकी की नहीं होती कीबोर्ड। अब इसका हमारा यूनिकोड करेक्टर \U03A3 होता है। अब मैं ये प्रिंट कराऊंगा अंदर, तो \U स्पेशल करेक्टर है, एज इट इज प्रिंट नहीं होता। जैसे \N \T होते हैं, ऐसे \U होता है। इसके आगे जो आप लिख रहे हैं वो एक यूनिकोड माना जाता है और आउटपुट में यूनिकोड करेक्टर प्रिंट होता है। आगे समझ, तो फिर कीवर्ड में इसकी की नहीं है हमारे पास। तो सर और आगे बढ़े, हिंदी के आगे अब मुझे का प्रिंट करना है, तो इसका यूनिकोड आ गया, कॉपी करेंगे, प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो यूनिकोड करेक्टर आप कोई सा भी अपना आउटपुट में दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट है, जिस समय बनाई गई थी उस समय यूनिकोड का पुराना वर्जन चल रहा था, अब यूनिकोड का नया वर्जन आ गया, उसमें कुछ नए इमोजीज की सपोर्ट ऐड कर दी गई, तो क्या वो वेबसाइट या वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है क्या वो अपडेट हो सकती है? आंसर है। क्या आप नहीं जानते मोबाइल की ऐप के वर्जन आते हैं? व्हाट्सएप के कितने वर्जन आ चुके हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा आप पाते हैं कुछ ऐप आपके पुराने एंड्रॉयड वर्जन पर नहीं चलती हैं, कि भाई मिनिमम ये वर्जन होना चाहिए तब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐप बनाने वाला या वेबसाइट बनाने वाला अपनी ऐप को या अपनी वेबसाइट को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। अपडेट क्यों कर रहा होगा? उसकी कई वजह हो सकती है, एक वजह ये भी हो सकता है वो नई यूनिकोड को लेकर आ रहा हो बना, है ना। और आप खुद ही देखो फेसबुक में पहले 5 साल पहले और आज नंबर ऑफ इमोजीज काफी बदल चुके हैं, काफी और आ चुके हैं। दैट मीन्स फेसबुक को कई बार अपडेट किया गया होगा। तो आंसर इज यस। हम किसी वेबसाइट को, किसी मोबाइल ऐप को अकॉर्डिंग टू वर्जन अपडेट कर सकते हैं। अब उस वर्जन में आप अपडेट के नाम पर करेक्टर ऐड करोगे या कोई फीचर ऐड करोगे, वो आपको डिसाइड करना है जो बनाने वाला। चलिए, तो अब करेक्टर साइड क्या है ये हमारी समझ में आ गया, कैसे काम करते हैं ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर सर एक पूरा पैराग्राफ ही मुझे हिंदी में लिखना हो तो बहुत एफर्ट नहीं लगेंगे हमारे? एक एक करेक्टर का यूनिकोड लिखने में हमें ढूंढना है, टाइम लगाना है। आंसर इज यस, एफर्ट लगाएंगे, टाइम लगना ही। तो ऐसा ऑलरेडी किसी ने पहले कर दिया है। जो एफर्ट टाइम हम लगाने की बात कर रहे हैं ऑलरेडी ये किसी ने कर दिया है। जिसने कर दिया है अगर उसका कोड मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। आंसर इज यस। तो गूगल ने ऑलरेडी क्या कर रखा है? एक ट्रांसलेटर बना रखा है, और उस ट्रांसलेटर के अंदर उन्होंने इसी तरह से कोडिंग पहले कर रखी होगी। हम गूगल का जो लाइब्रेरी है वो लेकर आएंगे, हम उस लाइब्रेरी को अपना एक पैराग्राफ देंगे, उसे बताएंगे इसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और वो उसमें ट्रांसलेट करके हमें वापस कर देगी। लेकिन वो लाइब्रेरी उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड करेक्टर को सपोर्ट करती है। तो हम एज ए प्रोग्रामर नेटिवली एक एक करेक्टर को ऐसे नहीं लिख रहे होंगे जैसा भी हमने समझा है। हमें ऑलरेडी ऐसा करती हुई पहले से लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, हम उन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं फिर इस तरह के इंटरफेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर हमने कोई अपनी वेबसाइट में अपना पेज बना रखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मुझे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो मेरी बनाई एपीआई आती है, आप उनका यूज करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट द थिंग इज कि आपकी वेबसाइट जिस लैंग्वेज बनी हुई है वो यूनिक कोड को सपोर्ट तो करे पहले। ठीक है, चलिए। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि अभी अचानक से क्लास में कोई नया कैंडिडेट एंटर कर जाता है और वो इस प्रोग्राम को देख रहा है, तो उसको क्या समझ में आएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? आई गेस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक डे टू डे प्रोग्रामिंग में लिखे जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। या उसने अगर पहले कभी C++, जावा, .NET पढ़ भी रखी होगी तो भी शायद वो ना समझ पाए ये क्या चल रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ इंडस्ट्री के अंदर भी आती है। दैट मीन
आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आपने कोई कोड बनाया। अब वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, आपने स्विच कर लिया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अच्छा हाइक मिल गया होगा, अच्छा पैकेज मिल गया होगा, तो अब आप दूसरी जगह आ गए। अब ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, तो कोई नया बंदा आया इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। आपके ब्रेन में जो था उसके अकॉर्डिंग आप इस कोड को बना रहे थे। आप गए तो अपना ब्रेन अपने साथ लेके गए होंगे। अब नया बंदा जब आएगा तो उसे क्या पता चलेगा अगली लाइन में क्या लिखूं, क्योंकि आपके ब्रेन में जो चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग तो आपने लाइन लिखी होंगी यहाँ तक की। तो अब सबसे पहले ये आपको कॉल करेगा, आपसे मिलेगा, बात करेगा कि बताओ तो क्या लिख रहे थे आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हो सकता है ये इसका कॉल ही ना उठाए, क्योंकि ये तो दूसरे जगह जा चुका है। ये अपना टाइम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देगा ना, पहले को जो देना था वो दे चुका, ऑब्वियसली, है ना। तो अब ये जो नया बंदा है, पहले इसको यहाँ नहीं आना होगा, पहले इसको यहाँ जाना होगा, समझना होगा कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है, क्या चल रहा था इसके दिमाग में, उसने ये लाइन लिखी है, फिर ये लाइन क्यों लिखी है उसने, तब जाके समझ में आएगा इसे, अच्छा ये कर रहा था, अब जाके आगे का कोड साइड वो लिख पाए। लेकिन ये कंपनी का मालिक है, ये सोचेगा कि ये इंसान अगर पुराने कोड को ही पढ़ने में टाइम लगाएगा तो सैलरी लेगा अपनी, नहीं लेगा, ये तो लेगा। ये क्या सोचेगा कि इस काम को करने की सैलरी तो ऑलरेडी बंदा लेके जा चुका, अब उसी काम की सैलरी फिर तो ले रहा है, और मेरा प्रोजेक्ट की डिलीवरी डिले नहीं हो रही है। मान लीजिए डेडलाइन थी 5 दिन बाद, अब अगर ये पहले वाले कोड को ही पढ़ेगा तो वो डेडलाइन फिर क्रॉस नहीं हो जाएगी हमारी, तो प्रॉब्लम्स एक नहीं कई सारी आ जाएंगी हमारी। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन ये है कि जो पहले वाला बंदा था, जब ये कोड बना रहा था, तो इससे क्या बोलो, इस कोड को डेस्क्राइब करते हुए चलो। यानी कि किसी भी कोड को लिखते समय आपको कोड के बारे में भी लिखना होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आप जानते हैं उसमें आप अपने प्रोग्राम में लिख दो। क्या लिख दो? जैसे इस प्रोग्राम में आप ऐसे लिख दो, दिस प्रोग्राम शोज यूसेज ऑफ यूनिकोड। अगर ऐसे लिख दोगे, ठीक है, या ऐसे लिख दो, ये प्रोग्राम यूनिकोड के कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, कैसे कुछ भी लिखो। तो अब सर क्या हम ऐसे अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं? अगर ऐसे लिख पाएंगे तो बेटर है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। और जो अभी एक नया स्टूडेंट क्लास में आया था, वो इसको ना पढ़कर इसको पढ़े पहले, उससे उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या चल रहा होगा प्रोग्राम में, उसका टाइम थोड़ा कम लगेगा समझने में कि क्या हो रहा होगा। तो ये तो हमें सर लिखना चाहिए सर, इंडस्ट्री के अंदर ये लिखवाते हैं। नहीं लिखोगे तो हायरिंग फायरिंग हो जाती है इसी बात के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट हमेशा नहीं होते किसी कंपनी के अंदर। आप जो काम करके जा रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप ही को पता है वो क्या है, कल को जब आप जाओगे तो दूसरे को बहुत परेशानी पड़ेगी। अच्छा अपने बारे में सोचो, आप जहाँ गए हो, जरूरी है आपको फ्रेश प्रोजेक्ट मिलेगा? हो सकता है आपको भी किसी एग्जिस्टिंग कोड पर डाल दिया जाए, तो फिर आपको भी तो प्रॉब्लम आएंगी ऐसी वाली। तो आप भी तो चाहोगे यार जिसने वो बनाया था पहले वैसे लिख जाता तो। अब मैं इसको जब रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसको लिखने का सिंटैक्स होता है। फिर सुनेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी जब आप लिखते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं, लिखने का एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपको लिखना होता है। तो अब आपको पाइथन लैंग्वेज से पूछना होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूँ जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जिसका मैं एग्जीक्यूशन नहीं कराना चाहता, जिसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी के लिए है, तो कैसे लिखा जाए? आंसर आया कमेंट। तो कमेंट नाम से एक टॉपिक बनाया गया। अगर आप अपने कोड को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने कोड के बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट कैसे बनाया जाता है? किसी भी स्टेटमेंट के पहले अगर आप हैश प्रीफिक्स लगा देते हैं तो वो कमेंट हो जाता है।
तो ये दो लाइनें क्या होगी मेरे प्रोग्राम में, कमेंट होगी। कमेंट इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, कमेंट को सिंटैक्स एरर में चेक नहीं किया जाता, कमेंट का कोई मशीन कोड नहीं बनता, कमेंट का कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। इन शॉर्ट कमेंट का आउटपुट से मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट का सिंटैक्स एरर चेक होगा, इसका मशीन कोड बनेगा, इसका मेमोरी लोकेशन होगा, ये आउटपुट में आएगा, बट ये दोनों नहीं। तो एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस यही होती है कि आप हमेशा जब अपना कोड बनाएं तो अपने कोड के लिए कमेंट का यूज जरूर करें, है ना। चलिए, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा करेक्टर सेट वाला फंडामेंटल पूरा हो गया, और एक और पूरा हो गया, डेट इज कमेंट। तो अगर आपका आपसे कोई पूछता है कि कमेंट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट सिंपली प्रोवाइड्स रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब प्रोग्राम, जो हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट that simply provide readability of source code या प्रोग्राम। ठीक है, it is represented by hash। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या एबीसी प्रिंट होगा या नहीं होगा? क्यों? कमेंट नहीं है, मैंने हैश लगा दिया है। तो पूरे पाइथन में हैश का मतलब कमेंट नहीं होता। जब हैश इंडिपेंडेंटली लिखा जाए, ना कि किसी स्ट्रिंग के अंदर, अगर वो किसी स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है तो अब वो एक कैरेक्टर है, एक सिंबल है, अब वो कमेंट नहीं है। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एबीसी तो कमेंट हो गया, प्रिंट नहीं होगा। होगा, हैश एबीसी एज इट इज ही प्रिंट होगा, अब ये कमेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब ये आगे का स्टेटमेंट क्या हो गया? पूरा कमेंट हो गया। तो हैश को अगर आप स्ट्रिंग के बिना कहीं भी लिखेंगे प्रोग्राम में तो वो कमेंट कहलाएगा, और अगर आपने उसे स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है अब वो कमेंट नहीं है। तो सर अब ये क्या होगा? एरर आएगी, क्योंकि इतना तो कुछ होता नहीं है पाइथन में, और आगे जो भी लिखा है वो सब कमेंट माना जाएगा अब आपका। ठीक है, चलिए, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि पूरी पाइथन में हैश सिंबल को कमेंट नहीं कहते हैं। अगर वो स्ट्रिंग के बिना लिखा हुआ है तभी कमेंट, वरना वो स्ट्रिंग का एक सिंबल या एक सिंपल करेक्टर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, इंग्लिश को अगर हम सीखने चलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को जानना होता है कि हम इंग्लिश को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है, लोग कहते हैं तो बोलना शुरू कर दो, 4 महीने बाद अपने आप आ जाएगी, देख देख कर आ जाएगी। ठीक है, एक अच्छा तरीका है। और एक दूसरा तरीका है, जो लोग कहते हैं कि भाई पहले तो आप इंग्लिश की वोकैबलरी को जानो। वोकैबलरी मतलब वोकैब, वो वर्ड्स जो इंग्लिश में होते हैं, जब तक आप जब बोलोगे तो पहले पता होना चाहिए ना कि आपको बोलना क्या है, वो वर्ड तो पता हो पहले आपको। तो पहले उस वर्ड की नॉलेज तो लो कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड लगाना है आपको। ठीक है, तो उसे कहते हैं वोकैबलरी। अब अगर आपने वोकैबलरी पढ़ ली तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इज माने है होता है, वाज माने था होता है ना, वगैरह वगैरह, इंग्लिश टू हिंदी के आपको इसमें बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी।
दूसरा फिर क्या होगा, इसकी ग्रामर होगी कि शब्दों को जोड़ना कैसे है, कि इसके बाद आईएनजी आएगी या इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ग्रामर होती है, ग्रामर के अंदर क्या होंगे, सिंटैक्स, रूल्स होंगे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग शब्दों को जोड़ा जाता है। प्रेजेंट में बात करनी है, पास्ट में करनी है, फ्यूचर में करनी है ना। जब ये दोनों चीजें आप जान जाते हो, उसके बाद फिर आप बोलना शुरू करोगे तो शायद आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। पढ़नी लिखनी वो तो शायद आपको आती ही होगी, है ना। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो इंग्लिश की वोकैबुलरी के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं, क्या इनका मीनिंग हम बदल सकते हैं? अगर हम चाहें इंग्लिश पढ़ते समय इज माने था हो जाए तो क्या हो सकता है? हमने करना ही, इज माने तो है ही रहेगा। तो जहां जहां इसका यूज जैसा बताया गया है इंग्लिश में, उसी तरह से ही आपको यूज करना होगा, आप उसका मीनिंग बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। क्या हम इंग्लिश की वोकैबुलरी में किसी नए वर्ड को ऐड कर सकते हैं? इंग्लिश पढ़ते समय अगर हमारा मन करे कि एक नया वर्ड चलो हम ऐड कर देते हैं इंग्लिश की वोकैबुलरी में, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आंसर है नो, नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा फिर? इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अगर नया वर्ड ऐड करना होता है तो कौन करता होगा? हम तो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट करती है। कौन से देश की गवर्नमेंट करेगी? चलो, तो ये सब हमारे स्कोप की बाहर की चीजें हैं। बट फिर भी एक एबीसीडी अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंग्लिश की वोकैबुलरी को मेंटेन करती हैं। तो वर्ल्ड वाइड दो ऑर्गेनाइजेशंस को कंसिडर किया जाता है ना। एक आपकी हो गई ब्रिटिश वाली, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आपका अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश में जो इंग्लिश के वर्ड्स बनाती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर जो इंग्लिश के वर्ड्स को बनाती है। जैसे बताओ इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है कलर की? COLOR, COLOUR? दोनों सही है ना। लेकिन दोनों सही इसलिए हैं क्योंकि जो COLOR है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में यूज होती है, और जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड की इंग्लिश है उसमें COLOUR यूज होती है। तो जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस स्टैंडर्ड की इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिकन वाली करेंगे तो उसके थोड़े थोड़े स्पेलिंग में चेंजेस आपको मिल सकते हैं, और अगर आप ब्रिटिश वाली करेंगे तो थोड़े से अलग चेंजेस आपको देख सकते हैं। अब जैसे अक्सर होता है, एक टर्म आता है मैथ, एक टर्म आता है मैथ्स। हम नहीं समझ पाते कि मैथ बोले गणित को इंग्लिश में या मैथ बोले इंग्लिश में गणित के लिए। तो अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में मैथ ही कहा जाता है। ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड में मैथ कहा जाता है। फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज, एक ही बात है। एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड ने दे दिया, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड ने दे दिया है। ठीक है। तो अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 80% कंट्रीज में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। सिर्फ वर्ल्ड वाइड 20% कंट्रीज ऐसी हैं जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की इंग्लिश को फॉलो करती हैं। ठीक है। तो अगर आप मार्केट में अमेरिकन स्पीकिंग कोर्स करने जाओगे तो वो आपको कलर की स्पेलिंग ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। और किसी ऐसी जगह चले गए स्पीकिंग कोर्स करने जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पर बेस्ड है तो वो ये पढ़ाएंगे। दोनों अपनी जगह सही है। इन बातों का पाइथन से कोई मतलब है? हमने कहा मतलब है। अब ये बताइए कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी है, उसकी अपनी एक ग्रामर है, उसी तरह से पाइथन भी तो एक लैंग्वेज ही है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास भी तो अपनी एक वोकैबुलरी होगी। पाइथन लैंग्वेज के पास कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका पहले से कोई मीनिंग होगा। आप उनके मीनिंग को बदल नहीं सकते, ना ही आप उस मीनिंग, ना ही आप कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं पाइथन की वोकैबुलरी में। पाइथन जिसने बनाई वही उनके मीनिंग को बताता है, वही उसके मीनिंग को बदल सकता है। और कोई नया वर्ड पाइथन की वोकैबुलरी में ऐड करना होगा तो पाइथन की जो ऑर्गेनाइजेशन है PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, है ना, यही रेस्पॉन्सिबल होगी। हम और आप लोग पढ़ने वाले हैं, हम और आप लोग बदल नहीं सकते इस चीज के लिए। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वोकैबुलरी को
वोकैबुलरी नाम से ना बोलकर किस नाम से बोला जाता है? कीवर्ड के नाम से बोला जाता है। कीवर्ड्स क्या है? सेम एज इंग्लिश वोकैबुलरी। जैसे वहां पर कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं। हर वर्ड का कोई एक मीनिंग होगा, और उस मीनिंग को एज ए प्रोग्रामर हम बदल नहीं सकते, और ना ही हम कोई नया कीवर्ड बना सकते। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। कोइंसिडेंटली कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हर जगह मिल जाएंगे, और कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होंगे। तो अब अगर आप बोलें कि पाइथन के अंदर कोई कीवर्ड है जिसका नाम है इज, तो आप ये नहीं कह सकते कि जावा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसके स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे ना, है ना। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स हैं, और उन कीवर्ड्स को अगर हम देखें तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लें, कीवर्ड क्या होता है, तो लिख सकते हैं कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग। So keywords are reserved words having specific meanings. You cannot modify their meanings. You cannot add a new key. बताइए सर, कितने कीवर्ड हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो इसका आंसर वर्जन टू वर्जन वेरी करेगा। हम 3.2 वर्जन पढ़ रहे थे किसी टाइम पर, तो उस समय कितने कीवर्ड्स हैं वो काउंटिंग अलग होगी। आज हम 3.11 पर आ गए हैं, तो वो काउंटिंग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अब देयर आर 35 कीवर्ड इन 3.11। तो अब ये लाइन डिबेट में जा सकती है। किसी के साथ आप जब बात करोगे तो वो आपको गलत प्रूफ कर सकता है विद प्रूफ, आप भी उसको गलत कर सकते हैं विद प्रूफ। वो हो सकता है 3.4 की बात कर रहा हो, आप 3.11 की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही है। ठीक है, तो आपको वर्जन साथ में बोलना चाहिए कि भाई हम 3.11 वर्जन की बात कर रहे हैं। 3.11 वर्जन में पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, अब इन 35 में 3 आर इन कैपिटलाइज केस एंड 32 आर इन लोअर केस। तो पाइथन के जो 35 कीवर्ड्स हैं, इन 35 में पूरी पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। जो भी चीज पाइथन के साथ लोअर केस में बनाई गई है, यूज करते समय लोअर केस में यूज करनी है, सेम अपर केस के साथ। तो पाइथन के 35 कीवर्ड्स जो बनाए गए हैं, उनमें से 32 को लोअर केस में लिखा गया है। वो क्या है अभी नहीं पता, लेकिन वो जो भी होंगे वो लोअर केस में लिखे गए हैं हमारे। और जो 3 हैं वो हमारे कैपिटलाइज केस में लिखे गए हैं। ठीक है, कैपिटलाइज केस में लिखे गए हैं। सर वो 32 लिख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 को तो मैं लिख ही सकता हूँ यहाँ पर। एक है ट्रू, एक है फॉल, और एक है नल। सर कैपिटलाइज केस में, तो कैपिटलाइज केस का मतलब ये नहीं होता है? हमने कहा नहीं, ये नहीं होता है। हम तो सही सोच रहे थे। हमने कहा देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है अपर, अपर केस, एक होता है कैपिटलाइज केस। अपर केस का मतलब होता है सारे करेक्टर अपर केस में। कैपिटलाइज केस का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट करेक्टर अपर केस में होगा, बाकी सब लोअर केस में ही होंगे। तो ये हो गया कैपिटलाइज केस नोटेशन, ये हो गया अपर केस नोटेशन। लोअर केस का मतलब होता है ऑल करेक्टर लोअर केस में ही होंगे। तो मैंने बोला कि हमारे जो 3 है वो कैपिटलाइज केस में है, ना कि अपर केस में। सिर्फ पहला करेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब लोअर में होंगे। और 32 जो है वो सारे के सारे लोअर केस में। सर कौन कौन से हैं बताइए जरा, तो एक प्रोग्राम से इसको हम समझते हैं। तो अगर हम पाइथन के अंदर आज तक कोई फंक्शन यूज करते आए हैं, तो वो है प्रिंट।
अब हम एक दूसरा फंक्शन पाइथन में यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्प। हेल्प फंक्शन क्या करता है, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंट्रोल करता है। पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी चीज अगर कहीं लिखी हुई है और मुझे वो चाहिए तो हेल्प फंक्शन से निकाल कर हम पढ़ सकते हैं। तो हेल्प फंक्शन के अंदर एज ए स्ट्रिंग अगर आप लिख देते हैं कीवर्ड, तो एक लाइन का ये प्रोग्राम आपको आउटपुट में जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो सारे प्रिंट करा देता है। जिस वर्जन पे ये प्रोग्राम चलेगा उस वर्जन के कीवर्ड निकाल कर दिखाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को 3.1 पे चलाऊंगा तो 3.1 के कीवर्ड देगा, 3.11 पे चलाऊंगा तो 11 के देगा। हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स, ये आपके पाइथन कीवर्ड्स की लिस्ट है, आप इसको देखो। तो ये जो 3 है ये कैपिटलाइज हैं और बाकी आपके सारे के सारे लोअर केस। अब ऐसा करने की कोई वजह जरूर रही होगी। अगर बनाने थे तो सबको एक जैसा ही बनाते, सबको लोअर केस ही बना देते या सबको कैपिटलाइज केस बना देते। ये 3 के साथ आपने अलग ऐसा क्यों करा, कोई ना कोई वजह इसकी जरूर रही होगी, तो जो अभी हमें शायद आगे की क्लास में समझ में आएगी, है ना। तो अभी इन 35 कीवर्ड्स के बारे में क्या हम जानते हैं, हमने कहा नहीं, किसी के बारे में आप नहीं जानते। आपको यही नहीं पता कि किसका मीनिंग, जैसे मैंने बोला इज माने है होता है, बाज माने था होता है। यहाँ पर आपसे मैं पूछ लूँ इज माने क्या होता है तो आप है थोड़ी बोलोगे है होता है। तो पाइथन की वोकेबलरी है, पाइथन का अपना मीनिंग होगा इज माने क्या होता है। अब ये थोड़ी बोलोगे सिर्फ बाज नहीं मिल रहा, वर नहीं मिल रहा। पाइथन के अपने कीवर्ड है। कोइंसिडेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड होता है और पाइथन में भी होगा, तो कोइंसिडेंट वाली बात हो गई। अब इफ का मतलब क्या होगा, कुछ होता ही होगा। फ्रॉम का मतलब, तो सर ये बताइए इन सारे कीवर्ड्स के जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होंगे हम पाइथन में इनका यूज कर कैसे पाएंगे। ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। हमें पहले इन सारे कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तभी तो फंडामेंटल टॉपिक हमारा नाम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल मतलब बहुत सारी चीजें जो प्रोग्राम बनाने में यूज होती हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर हेल्प के अंदर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का नाम लिख देता हूं तो ये हेल्प क्या करेगा, उस कीवर्ड का डॉक्यूमेंटेशन लाकर हमें दे देगा। देखिएगा, द इफ स्टेटमेंट, इफ के बारे में आपको बता रहा है। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। सर ऐसे पढ़ेंगे, तरीका तो यही सही है। टाइम बहुत लगेगा, टाइम तो लगेगा। बनाने वाले ने एक दिन में थोड़ी बनाई पाइथन। आपको लगता है बनाने वाले ने एक दिन में पूरी पाइथन बना दी होगी, तो आप एक दिन में पढ़ने की क्यों सोच रहे हैं फिर, या 3 महीने में पढ़ने की क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि 3 महीने में नहीं बनी होगी फिर तो पाइथन ऐसे, हमने कहा और क्या, 30 साल से बन रही है। टाइम तो देना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट है नहीं, है ना। हाँ, ये फायदा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने ये पढ़ा रखा हो, वो जल्दी बता दे हमें, तो हमारा टाइम बच जाएगा। शायद उसी के लिए आप आए हो यहाँ पढ़ने के लिए, वरना पढ़ तो आप खुद भी सकते हो सब कुछ। जो जो होता है सब अवेलेबल है, आपको बस पढ़ना है, टाइम लगाना है अपना, ठीक है। तो वो टाइम आपका कम हो सकता है जब कहीं आप पढ़ने जाते हो तो, है ना। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने थोड़ी बनाई पाई, तो मैं भी तो कहीं से पढ़ के ही बताऊंगा आपके लिए। तो हम लोगों के बहुत काम की चीज होती है ये। कल को नए वर्जन में कोई नई चीज आएगी तो मुझे क्या पता क्या आ गई है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ही हमारा सहारा होता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि पाइथन में ये चीज नई आ गई है और उसका मीनिंग ये है। पढ़ा दो अगले बैच के लिए हम खुद कर सकते हैं, हमने कहा ऑब्वियसली आप खुद कर सकते हैं, आप भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, है ना। चलिए, तो अब जितने भी कीवर्ड हैं इनका यूज हम आज नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये सारे कीवर्ड अलग अलग टॉपिक में यूज होने वाले कीवर्ड हैं। कोई फाइल हैंडलिंग में यूज होगा, कोई सर्चिंग में यूज होगा, कोई सॉर्टिंग में यूज होगा, कोई हमारा यूज होगा आगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते समय। तो अलग अलग पॉइंट पर यूज होंगे, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होगा। तो आज नहीं पढ़ने हमें। हाँ, ये बात श्योर है कि जिस दिन हमारी पाइथन खत्म होगी उस दिन हमारे सारे कीवर्ड कवर हो गए होंगे, ठीक है। आज कौन सा पढ़ेंगे, कोई सा नहीं पढ़ेंगे। आज हमें किसी की जरूरत नहीं।
बस हमें ये जानना है कि हाँ ये होते हैं और इनसे हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अभी हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने की नीड नहीं है जिसमें किसी कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाए। चलिए, तो कीवर्ड क्या है समझ में आ गया, करेक्टर सेट क्या है समझ में आ गया। अब आता है अगला फंडामेंटल, और इसका नाम है हमारा लिटरल। लिटरल क्या होता है? वैल्यू इन प्रोग्राम इज नोन एज लिटरल। एक लाइन की डेफिनेशन है, वैल्यू इन प्रोग्राम इज नोन एज लिटरल। प्रैक्टिकली समझिए, अगर मैं आपसे कहूं मैंने 10 लिखा, तो 10 एक वैल्यू नहीं है, हमने कहा है। तो क्या मैं ये कह दूं 10 एक लिटरल है, हमने कहा यस। आप कहो 10 एक लिटरल है। हाँ? तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं हाई, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, हमने कहा। तो क्या मैं ये कह दूं ये एक लिटरल है? आंसर इज यस, आप कहो ये लिटरल है। ठीक है, तो ऐसे तो सर ये सब वैल्यूज हैं, हमने कहा। तो इन सबको लिटरल कह सकते हैं, बिल्कुल ये सब लिटरल हैं। लेकिन लिटरल शब्द बोलते समय दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले, जब आप ये कहेंगे ये वैल्यूज हैं, तो ये बात सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये लिटरल है, आपको कहना पड़ेगा ये इंटीजर लिटरल। तो लिटरल शब्द बोलते समय आपको टाइप भी बोलना होता है। वैल्यू शब्द एक जनरल शब्द हो गया, ठीक है, एक जनरलाइज टर्म है वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है। बट लिटरल एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को कहते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा ये इंटीजर लिटरल है, या बोलो ये वैल्यू है, एक ही बात है। ये एक वैल्यू है, सही है। ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। ये एक वैल्यू है, सही है, बट ये एक फ्लोटिंग लिटरल है। तो लिटरल शब्द बोलते समय टाइप आपको बोलना होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि लिटरल हम उन वैल्यूज को ही कह सकते हैं जो प्रोग्राम में पहले से हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जो यूजर को दो नंबर यूजर से इनपुट लेगा और उनको ऐड करेगा। तो दो नंबर जब मैं यूजर से इनपुट लेकर प्रोग्राम में लाऊंगा तो वो दो वैल्यू तो होंगी हमारी, लेकिन उनको लिटरल नहीं कहेंगे। लिटरल उन्हीं वैल्यू को कहते हैं जो प्रोग्राम में पहले से लिखी गई हैं। अगर किसी फाइल से कोई वैल्यू आई है या किसी डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू आ रही है, तो उसको हम वैल्यू पढ़ते हैं, अब उसको लिटरल प्रोनाउंस नहीं करते। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, वैल्यू इन प्रोग्राम इज नोन एज लिटरल। इसमें नोट बनाकर मैं लिख देता हूँ, रन टाइम वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड एज लिटरल। रन टाइम वैल्यू को लिटरल नहीं कहते। अब अगर आपसे कहा जाए लिटरल, तो लिटरल्स के फर्दर टाइप इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, ये सब हम जानते हैं, बस सिस्टमेटिक वे से लिख रहे हैं। स्ट्रिंग लिटरल, कुछ नया, बूलियन लिटरल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 इंटीजर लिटरल, 2.5 फ्लोटिंग लिटरल, हाई स्ट्रिंग लिटरल, ट्रू। ट्रू कैसा लिटरल है हमारा? बूलियन लिटरल। बूलियन वैल्यूज क्या होती है, बूलियन लिटरल क्या होते हैं? जो दो पॉसिबल आउटकम को दिखाते हैं, हाँ और ना। हाँ का मतलब ट्रू, ना का मतलब फॉल्स। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ट्रू, नेगेटिव का मतलब फॉल्स। तो अगर कोई भी चीज दो ही स्टेट में हो सकती है, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम बूलियन वैल्यूज का यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर सिग्नल बूलियन में दिखा सकते हो, क्योंकि सिग्नल्स दो ही फॉर्म में होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव।
तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दो ही फॉर्म में होती हैं, तो वहां पर हम बूलियन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रोग्राम में आपको अब मिलेगा कि जो तीन कीवर्ड थे उन तीन को अलग क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, पहला कैपिटल करके। ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रू को प्रिंट कर सकता हूं, मैं फॉल्स को प्रिंट कर सकता हूं, मैं यहां पर नन, तो तीसरा लिटरल है जिसको बूलियन लिटरल नहीं कहते, इसको नन लिटरल ही कहते हैं, नन लिटरल। ये तीनों कीवर्ड हैं, तीनों को मैं प्रिंट कर पा रहा हूं। मैंने कहा चलो एक कीवर्ड अभी और देखा, तो मैंने इफ, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, थैंक। उन तीन कीवर्ड को अलग इसलिए करा गया क्योंकि वो तीन कीवर्ड लिटरल हैं, बाकी के 32 कीवर्ड लिटरल नहीं होते। यानी कि उन 32 कीवर्ड को आप अपने प्रोग्राम में प्रिंट नहीं करा सकते, उन 32 कीवर्ड को आप किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, बट इन तीन को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इनके ऊपर आप प्रिंट लगा सकते हैं या और भी ऑपरेशन कर सकते हैं जो किसी वैल्यू के साथ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इनको अलग दिखाने के लिए इनका पहला लेटर कैसा कर दिया गया, हमारा कैपिटल कर दिया। ये क्या हमारे प्रोग्राम में एरर, ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिटरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिर्फ यही कहता है कि किसी वैल्यू को आप जो प्रोग्राम में लिखते हैं वो लिटरल है, और साथ में हर लिटरल का एक टाइप होता है, बूलियन लिटरल, बूलियन लिटरल, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। तो इस तरह से आप काम करते हैं। सर बोलने से फायदा क्या हुआ, हमने कहा बोलने से फायदा यह हुआ कि आप अपने ब्रेन में ऑपरेशन के बारे में सोच पाएंगे। मैंने आपसे कहा मेरे पास दो वैल्यू हैं, मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, अब मैं सोच रहा हूं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने आपसे कहा मेरे पास दो इंटीजर लिटरल हैं, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब दो स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी कर पाऊंगा मैं। तो जब आप वैल्यू की जगह लिटरल शब्द बोलते हैं और साथ में टाइप बोलते हैं, तो उससे इफेक्ट पड़ता है कि आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं इस पर ऑपरेशन क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको लिटरल शब्द की हैबिट डालनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट भी इसी अकॉर्डिंग होता है, किसी वैल्यू को कितनी मेमोरी लोकेट होगी रन टाइम पर, ये वो किस टाइप का वैल्यू है उससे डिसाइड होता है। इंटीजर है इतनी मेमोरी मिलेगी, स्ट्रिंग है इतनी मेमोरी मिलेगी। आप बोलो एक वैल्यू है, बताओ मेमोरी कितनी मिली होगी, नहीं पता कितनी मिली होगी, पहले बताओ वो कौन है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है बूलियन है, कौन है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अच्छा इंटीजर था तो इंटीजर को इतनी मेमोरी मिलती है ना। तो लिटरल शब्द इसलिए हैबिट में हमें डालना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी तक के जो फंडामेंटल देखे हमने, उसमें करेक्टर सेट आ गया आपका, कीवर्ड्स क्या होते हैं वो आ गए हमारे, कमेंट्स क्या है ये हमारे आ गए, लिटरल क्या होते हैं ये हमारे समझ में आ गए। अब एक छोटा सा पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं जिन्होंने पहले कहीं अपने आप पाइथन को पढ़ा हुआ है या किसी से पढ़ा हुआ है। तो कमेंट के मामले में कुछ लोग ये जानते हैं कि पाइथन में दो तरह के कमेंट होते हैं, एक है हैश जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है सर मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट स्टार नहीं होता, अगर हम सी और जावा की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट ये होता था, और फिर मल्टी लाइन कमेंट हमारा ये होता था, है ना, कुछ ऐसा होता था। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं, हैश होता है सिंगल लाइन कमेंट, और ये सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। पाइथन में कोई भी मल्टी लाइन कमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन सर हमने तो पढ़ा हुआ है ऐसे करके, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, आप चला कर देख लो सर, देखो कहाँ या कुछ नहीं, ये भी कमेंट है, ये भी कमेंट है, और अगर मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा तो जो प्रिंट कराऊंगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। तो जिन लोगों को लगता है ये कमेंट है, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ आपके लिए कि अच्छा अब ये बताओ
अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 10 प्रिंट 20 हाय प्रिंट हेलो, तो कुछ अलग है, नया है, लेकिन सही है। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। जब आप अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू को डायरेक्ट लिखते हैं, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे फ्लोट है, आप उसे प्रिंट के अंदर नहीं लिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता होगा ऐसा कि ये भी आउटपुट में प्रिंट होगी? अगर ये आउटपुट में आ गई तो हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि फिर पाइथन ने प्रिंट क्यों बनाया? जब बिना प्रिंट के ही वैल्यू प्रिंट हो जाती है तो प्रिंट क्यों बना रहे हो? फिर हम लिख क्यों रहे हैं जब से? तो आउटपुट में तो नहीं आएगी ये वैल्यू। ठीक है, एरर तो नहीं आएगी कि ऐसे कैसे लिख सकते हो किसी वैल्यू को बिना प्रिंट के। तो पाइथन ने कहा हमारे यहाँ पर लिख सकते हो, बाकी लैंग्वेज का नहीं पता। तो किसी वैल्यू को आप प्रोग्राम में डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, मतलब ना तो किसी वेरिएबल में असाइन है, ना किसी एक्सप्रेशन यूज हो रही है, ना प्रिंट हो रही है। आउटपुट वही आएगा जो हमारा प्रिंट हो रहा हो। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा स्लो मोशन में समझिए। जब लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन किया जा रहा होगा तो क्या यहाँ पर जो भी लिखा गया है उसमें सिंटैक्स एरर चेक करी गई होगी या नहीं करी गई होगी? करी तो गई होगी। क्या यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसका मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा या नहीं? हुआ तो होगा, लेकिन आउटपुट में नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लिखा। हर वो लाइन, हर वो स्टेटमेंट जो मैं प्रोग्राम में लिखूंगा, जरूरी तो नहीं है ना वो आउटपुट में आएगी आएगी, है ना? तो अब 10 का सिंटैक्स एरर चेक होगा, इस बात का क्या सबूत? हमने कहा ठीक है एक काम करो 10 के करके देख लो, पता चल जाएगा। क्यों बता रहा है एरर? क्योंकि इस लाइन को सिंटैक्टिकली चेक किया जा रहा है, तभी तो एरर बताई उसने हमारे लिए। ठीक है, अब क्या मैं ये कह दूं कि ये कमेंट है? नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें सिंटैक्स एरर चेक हो रही है सर, अभी तो दिखाया आपने। इसका मशीन कोड बना होगा, इसका मेमोरी लोकेशन हुआ होगा, सिर्फ आउटपुट में तो नहीं आया है। तो जो चीज आउटपुट में नहीं आएगी और प्रोग्राम में लिखी रह गई, तो ये थोड़ी कहेंगे वो कमेंट हो गई। कमेंट तो वो है ना जिसमें सिंटैक्स एरर चेक ना हो, जिसका मशीन कोड ना बने, जिसका मेमोरी लोकेशन ना हो। और जब एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा तो आउटपुट में क्यों आएगा वो चीज? अच्छा, तो फिर ऐसे तो सर ये भी चेक हुआ होगा सिंटैक्स। हमने कहा देखो अगर आप ऐसे लिख दोगे तो एरर है ये, कमेंट थोड़ी है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसके पहले ये लगा दूं हैश, तो अब ये कमेंट, हमने कहा अब ये प्योर कमेंट है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो करो करो मत करो कमेंट है, वो तो रीड ही नहीं होगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब पाइथन में मैंने बताया था मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही तो है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं तो क्या ये प्रिंट नहीं हो जाएगी आउटपुट में? डेफिनेटली होगी। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट ना कराऊं तो क्या ये एरर है? हमने कहा नहीं, कोई एरर नहीं है। अभी आपने ऊपर बताया तो किसी वैल्यू को प्रिंट अगर नहीं कराओगे तो एरर थोड़ा ना आती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग अभी भी, हमने कहा अभी भी है, तो क्या इसमें सिंटैक्स एरर चेक होगी? हमने कहा बिल्कुल होगी। क्या इसका मशीन कोड बनेगा? हमने कहा बिल्कुल बनेगा। क्या इसका मेमोरी लोकेशन होगा? बिल्कुल होगा। सिर्फ आउटपुट में नजर नहीं आएगी। तो क्या मैं ये कह दूं ये कमेंट है? हमने कहा नहीं, ये कमेंट क्यों है? ना ये कमेंट है, ना ये कमेंट है, ना ये कमेंट है। कमेंट तो सिर्फ ये है जो आप यहाँ लिख रहे हो। तो जो लोग इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं उन लोगों के लिए अपने आप को करेक्ट करना है। ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, ये एक पाइथन का तरीका है कि किसी भी स्ट्रिंग को, चाहे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, चाहे सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, आप बिना प्रिंट के लिख सकते हैं। तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, लेकिन वो एरर भी नहीं है ना? और ऐसा करने से उस स्टेटमेंट में सिंटैक्स एरर चेक होगा, उस स्टेटमेंट का मशीन कोड बनेगा, उस स्टेटमेंट का मेमोरी लोकेशन। तो इसको कभी भी मल्टी लाइन कमेंट हमें नहीं पढ़ना है। तो ऑफिशियल पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन आता है उसके अकॉर्डिंग पाइथन में बस एक ही कमेंट होता है जो है सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कुछ लोग मान लेते हैं, है ना, लेकिन वो है नहीं। जो लोग मान लेते हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ जो भी लिख रहे हो उसमें सिंटैक्स एरर चेक हो रही है।
कुछ ऐसा अगर यहाँ लिख दिया इसके अंदर जो पाइथन की स्ट्रिंग में अलाउड नहीं है तो एरर आ जाएगी आपके कोड। ठीक है, चलिए तो जो फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल होगा वो होगा वेरिएबल वाला, जिसको हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज इतने रखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का है, कुछ पूछना चाहते